हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि कर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। जिनका भी यहाँ पे जो है सीटेट का पेपर है 21 जनवरी को, तो उन सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का है, 8 दिसंबर 2019 का। तो यहाँ पे ये पेपर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी जो है अन्य जो वीडियो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है हमें। तो तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, या ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, या फिर क्या कह रहा है कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, या भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। तो क्या ये बोल रहा है, ये हमें बताना है 31। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अब इसको देख लेते हैं कि जो भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय जो है वायसराय कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? ये थे कैनिंग थे। और इस समय जो है ये जो है विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के बाद जो है सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन संचालन की जिम्मेदारी ब्रिटिश साम्राज्य राजशाही के हाथों में सौंप दी, जिससे जो है भारतीय जो मामले थे वो ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने भारत सरकार को संचालन के लिए शाही उद्घोषणा की, और ईस्ट इंडिया कंपनियों द्वारा की गई सभी घोषणाएं तथा संधियों की समीक्षा करके वैधता प्रदान की गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, या प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, या जनता के निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो नहीं, यह पूछा गया है, हमें नहीं बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष सहभागिता। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि सरकार भी कहा जाता है। लगभग सभी आधुनिक जो पश्चिमी शैली के लोकतंत्र है, जैसे यूके, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि जो प्रतिनिधि हैं, ये लोकतंत्र के उदाहरण हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है जनता को मतदान का अधिकार, और मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया आदि है। इसके अतिरिक्त जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कर लेते हैं। भारत के किस क्षेत्र में छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को जो है भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हमें बताना है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र को भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख काराकोरम और हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे न केवल तिब्बत के साथ भौगोलिक निकटता के कारण लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है, जबकि इसलिए यह क्षेत्र कई तिब्बती संस्कृतियों का पालन भी कहा जाता है। यहाँ पर सितंबर माह में प्रत्येक वर्ष लद्दाख महोत्सव भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जो ये क्वेश्चन है ना, इन्हें आप ये जो है आप अपने राइट बताना कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है। आप भी अपने साथ जो है एक पेंसिल और कॉपी लेके आप अपने क्वेश्चन जो है बता सकते हैं कि कितने आपके यहाँ पे राइट आंसर बने, कमेंट में बता देना। क्वेश्चन कर लेते हैं 34। भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वाद प्रणाली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं 34। तो 34 का यहाँ पे हमें बताना है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो 34। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर सर्वोच्चतम न्यायालय का नियंत्रण होता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था निचले अदालतों, लोअर कोर्ट्स के निर्णय क्रियाओं से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अतः इसी को भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वाद प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप या पठार का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है 35? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इस पठार का पर पश्चिमी की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। ये गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं है, ये हमें बताना है।
बाकी यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में अरावली श्रृंखला है और यह कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। तो यहाँ पे जो है भारत एक का प्रायद्वीप पठार सामान्य तौर पर त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। और यह पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व से पूर्वी घाट तथा उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और महादेव पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है और इस पठार में लौह अयस्क तथा खनिज का प्रचुर भंडार पाया जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा राज्य से प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी का प्रभाव भी पूर्व की ओर है जो बंगाल की खाड़ी से गिरती है, अतः यह प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पे अफ्रीका के बारे में सही है, यह हमें बताना है। यहाँ यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा है, ये तीनों कहां से गुजरते हैं? केवल एक ऐसा द्वीप है जहां जो है अफ्रीका द्वीप। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक होता है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती वर्षा, यह हमें बताना है। 37, तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। अब यहाँ पे जो भारत के तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह मानसून पवन द्वारा अरब सागर में बंगाल की खाड़ी और प्रभावित होती है। 38, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशतोथ पर्वत है? कौन है भ्रंशतोथ पर्वत? तो 38 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। ये है वोस जैस पर्वत। कौन सा पर्वत है? वोस जैस पर्वत एक भ्रंशतोथ पर्वत है। अब इसमें देख लेते हैं 38। तो भ्रंशतोथ पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों के ऊपर उठने या बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से होता है। द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली यूरोप से वास जैस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, साल्ट रेंज पाकिस्तान आदि भ्रंशतोथ पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। विकल्प में दिए गए अन्य पर्वत मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं जो एशिया का हिमालय पर्वत, यूरोप का आल्प्स पर्वत, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत तथा रूस में यूराल पर्वत आदि हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। 39, तो 39 का हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और बी सही है, दोनों बी और बी सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे जो कथन और कारण दिए होते हैं इन्हें हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कहीं हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन में 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय में वह जो है अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा का लगभग 57% भाग अर्थात एक भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 40 का यहाँ पे राइट आंसर, तो 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या क्या यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित सेल जो है उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं और संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4 होगा। राइट आंसर तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो किस परत में आने पर जल जाते हैं? अच्छा, थोड़ा हम क्वेश्चन नंबर जो है 40 को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो 40 यहाँ पे है, ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। संगमरमर, स्लेट, एंथ्रासाइट, कोयला, क्वार्टजाइट, नीम, ग्रेफाइट आदि जो है ये कायांतरित चट्टाने हैं। किस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, क्वार्टजाइट हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ये सभी क्या है, जो है कायांतरित चट्टाने हैं। इसके अतिरिक्त कायांतरित सेल उच्च ताप व दाब के प्रभाव के पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। अतः तीनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 41 है, तो
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो 41 का यहाँ पे हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? मध्य मंडल। अब यहाँ पे जो है मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की मध्यमंडल परत में आने पर जल जाते हैं। उल्काएं वास्तव में क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, जो प्रकाश की चमकीली घाटी के रूप में दिखाई देते हैं। ये आकाश में अतिरिक्त जो उल्कापिंड पूर्णतः नष्ट होते हैं, वे चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इन्हें उल्कासम या शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है भाई? ये बताना है। ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित हो, लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास बसावट से, या एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता है। तो 42 का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2, लोगों के आवागमन से। ऋतु का प्रवास का मतलब आप समझते हैं, प्रवास क्या होता है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करना, यानी रहना। तो लोगों का आवागमन से ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रकार का पशुचारणवाद या घुमंतुवाद है, जो गर्मियों में सर्दियों तक के निश्चित मौसम में पशुओं को चारागाहों के लिए ऋतु प्रवास करते हैं। इसमें पशुचारक झुंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को लेकर जाते हैं। वे सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों में तथा गर्मियों में समतल क्षेत्रों में पशु चराने चले जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं भोटिया जनजाति में, आपने देखा होगा। अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं या मैदानी एरिया से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो भोटिया लोग होते हैं तो ये गर्मियों में इस तरह से अपना जो है ऋतु प्रवास करते रहते हैं। और यहाँ पे जो है अपने जो भी जानवर होते हैं, और जो भोटिया लोग होते हैं उनका ज्यादातर ऑलमोस्ट आपने देखा ही होगा कि वो एक जगह में नहीं रहते, कभी इस जंगल में देखने को मिलेंगे, कभी दूसरे जंगल में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से जो है वो देखने को मिलते हैं और इसी तरह से वो अपना प्रवास करते रहते हैं। तो यहाँ पे अपने गाय भैंसों को फिर उन्हीं को जो है बेचकर वो इस तरह से वो अपना जीवन यापन उस वहां पे चलाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? ये हमने कर लिया अभी। तो अच्छा, ये भी हमारा हो गया। 43 पे अब हम चले जाते हैं। स्थानीय पवनों के संबंध में कथन ए और बी विचार कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। 43 क्या हो जाएगा? तो 43 क्या कह रहा है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो जो 43 है, ये सही है, बी गलत है। यह क्या बोल रहा है? ए सही है, बी गलत है। अब इसको देख लेते हैं क्यों गलत है। कि जो पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्र में एक ही दिशा निश्चित दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को प्रचलित पवनें या स्थानीय पवन कहते हैं। अब यहाँ पे जो बी है, ये पवनें एक बार जो है एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती हैं। इससे प्रमुख उदाहरण है पछुआ पवन है, ध्रुवीय पवन है और व्यापारिक पवन है। और ये क्या कह रहा है कि पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। गलत है ये। हम इनके उदाहरण क्या क्या है हमने देखा, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किसके उदाहरण है भाई? 44। तो 44 यहाँ पे हमें देखना है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तो जो ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस का उदाहरण है, ये है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के पंपास घास का मैदान समतल उपजाऊ मैदान है, जो अटलांटिक महासागर से एंडीज पर्वत तक लगभग 3 लाख वर्ग मील या 7,77,000 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। लानोस दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया और वेनेजुएला के पूर्व में स्थित है। बाढ़ वाले घास के मैदान एवं सवाना बायोम का भाग भी ये है। क्वेश्चन नंबर 45, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। तो 45 यहाँ पे देखेंगे दिए हुए, तो यहाँ पे दोनों कथनों का जो है जलवायु के संबंध में, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई या ऊंचावच पर निर्भर करती है। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन हमें सही बताना है इसमें? तो 45 तो यहाँ पे जो होगा, जो दिए गए कथन यहाँ पे दिए गए हैं इनके संबंध में जो है पृथ्वी की जो सतह है क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, हवा, वर्षा और अन्य मौसम संबंधी जो तत्वों की सामान्य स्थिति है लंबे समय तक बनी रहती है, तो वो समय जलवायु कहा जाता है। साधारण शब्दों में जलवायु लगभग 30 वर्षों की औसत स्थिति है। जलवायु औसत में अलग होती है, मौसम वातावरण में दिन की स्थिति होती है। कुछ प्रमुख जलवायु के प्रकार है उष्ण कटिबंधीय, रेगिस्तानी, शुष्क और शीतोष्ण, ध्रुवीय और भूमध्य सागरीय जलवायु आदि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46,
दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें। अब यहाँ पे ऊर्जा स्रोतों की पहचान करनी है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह एक ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो प्राकृतिक गैस है वो एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस सामान्यतः कई गैसों जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का मिश्रण है, परंतु इसमें मेथेन गैस 80 से 90% तक पाई जाती है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। यह गैस तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योग, परिवहन, संचार व्यवस्था आदि घरेलू कार्यों एवं विद्युत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो प्राकृतिक गैस के संबंध में जो है यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे जो कूट में दिया गया प्राकृतिक गैस के बारे में, ये दोनों कथन सही है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? 47। तो मैत्री कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 3, अंटार्कटिका में। क्या है? अंटार्कटिका में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो भारत का शोध संस्थान मैत्री है अंटार्कटिका में अवस्थित है। यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। अंटार्कटिका पर भारत का पहला शोध संस्थान दक्षिणी गंगोत्री वर्ष 1983-84 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? 48, तो कौन सा भाई सही नहीं, ये हमें बताना है। सभी खनिज अध्यात्मिक होते हैं। सब ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। 48, तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो जो सभी खनिज हैं वो धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिजों के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट आदि आते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों के अंतर्गत अभ्रक, फेल्सपार, क्वार्टज, पोटास, सल्फर आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। 49 देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मैच करने के लिए दिया गया है और मिलान करने के बाद हमें यहाँ पे सही बताना होगा। सबसे पहले नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आखेट और संग्रहण। क्या हो जाएगा? आखेट और संग्रहण। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या कह रहा है? वजी। तो वजी किसके लिए है? तो वजी है आरंभिक गणतंत्र। किसके लिए है? आरंभिक गणतंत्र, 1 हो जाएगा। गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां किसके लिए है भाई? तो यहाँ पे जो गारो पहाड़ियां हैं वो है आरंभिक कृषि। किसके लिए? 5 के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम गंगा घाटी। तो गंगा घाटी किसके लिए है? गंगा घाटी है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो ये हो जाएगा प्रथम नगर। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, नीचे 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। कथन ये कह रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन भी कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तथ्यों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसको हम देखेंगे। जो क्या कह रहा है कि जो ए है, ए गलत है किंतु बी सही है। अब यहाँ पे जो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा है। यह कथन भारतीय इतिहास की तिथियां व काल के वाद विवादों के संदर्भ में गलत है, जबकि लंबी समयावधि के घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों व काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। यह कथन भारतीय इतिहास की तिथियों व काल के विवादों के संदर्भ में गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर आ गया 51। अब हमने यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आप जो है
अब रह रखे हमारे पास जो है टोटल क्वेश्चन रह रखे हैं 40 क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है 51। तो यहाँ पे भी कथन और कारण दिया गया है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक था। औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासक के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो 51 यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और ए जो है सही व्याख्या नहीं है बी की। 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय भारतीय कला के अंतर्गत कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों जो उपहास किया गया उसमें अंग्रेजी भाषा लोगों के लिए नए शौक का मजबूत मजाक व औरतों को घर से बाहर निकालने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त 19वीं सदी के अंत तक यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए गए जिसका प्रयोग राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने तथा लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 52। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। तो भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है भीमबेटका की गुफाएं को प्रथम स्रोत माना जाता है। अन्य प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अभिलेखागार और पांडुलिपि सामग्री, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, डायरी, स्क्रैप बुक व सरकारी प्रकाश आदि आते हैं। 53 ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वह खेतों काम करते थे। तो 53 यहाँ पे जो है ब्रिटिश काल से पहले भारत में बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था लेकिन फसलों की कटाई के समय को छोड़कर क्योंकि वे समय खेतों में काम करते थे। तो यानी ये हम समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिश काल में भारत के जो बच्चे थे वो केवल तब पूरे साल भर तो पढ़ाई करते थे लेकिन जब क्या खेती जो है कटने को तैयार होती थी तब वो लोग पढ़ाई नहीं करते थे। नीचे दो कथन दिए हैं इनको हमें बताना है कि 18 व 19वीं शताब्दियों के में यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदय संदर्भ में है। क्या है भाई? 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं के को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और बी कह रहा है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो 54 यहाँ पे हो जाएगा। कथन देखेंगे तो यहाँ पे एक हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। अब यहाँ पे देख लो कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे और जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप लोगों के यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ऐसे राष्ट्रों को राष्ट्र राज्य कहा गया तथा भाषा के आधार पर अनेक राष्ट्रों का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन BCE का तात्पर्य क्या है? तो BCE का तात्पर्य क्या है ये हमें बताना है। तो BCE का तात्पर्य क्या है? बिफोर क्राइस्ट एरा। यहाँ पे क्या दिया गया है? बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कंटेम्प्रेरी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो होगा इसका राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पे जो है कॉमन पूर्व कॉमन एरा एवं क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा दोनों से लगाया जाता है। इसका प्रारंभ जो है एक CE से माना जाता है। वर्तमान में यही कैलेंडर अत्यधिक प्रचलित है। तो BC का तात्पर्य यहाँ पे बिफोर क्रिश्चियन एरा ही हो सकता है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं उसको आप कमेंट कीजिए। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? हम यह कैसे जानते थे कि पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे? तो कैसे जानते थे 56 हमें बताना है। तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो सेलुलर व अवधि जीव विज्ञान केंद्र द्वारा किए गए अध्ययन में पुरापाषाण युग लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्ष में भारत में शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग मूलतः अफ्रीका का निवासी है परंतु भारत में महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो यहाँ पे कह रहा है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है, जंगलों का विनाश हो गया है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है और संभवतः नदियां सूख गई थी। तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है।
तो ये हो जाएगा, ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी और संभवतः नदियां यहाँ की सूख गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता, ऐसा लगता है यही चीजें हमने जो यहाँ पे देखी यही इसका उदाहरण हो जाएगा। बाकी हम आगे देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत 58, तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 3, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बौद्ध धर्म में महायान मत के अनुयायी बुद्ध को एक देवता के रूप में मानकर तथा उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य मानव जाति का कल्याण, पर सेवा तथा परोपकार की भावना पर बल देना था। इसके अतिरिक्त महायान संप्रदाय में बोधिसत्वों की परिकल्पना भी की गई थी, जिनका अंतिम लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 59, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासक और समेकन में संदर्भ में सही क्या है यह हमें बताना है। 59 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। यह आप जो है क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को सुल्तान कहा जाता था और बंगाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था। जो बंगाल था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था, परंतु उस पर कई बार नियंत्रण प्रभावहीन हो जाता था। अतः एक केंद्रीय प्रशासन के द्वारा सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है यह हमें बताना है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा था। अब यहाँ पे क्या सही है इन्हें हम देख लेते हैं। जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, ये सही है। समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातीय के बारे में बहुत कम जानकारी दी है और जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और नहीं है, गलत है, हमें पूछा गया तो यही गलत राइट आंसर है। तो जनजाति एक भारतीय समुदाय है जो कुछ विशिष्ट गुणों और विशेषताओं के कारण एक द्वितीय सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इकाई का निर्माण करते हैं। जनजाति पूरे विश्व में पाई जाती है। जनजातियों में समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं, परस्पर आत्मनिर्माण, जनजातीय पहचान आदि पाए जाते हैं, परंतु अधिकांश जनजातीय समूह में लिखित दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं। 61 निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बिठाना, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के जहां पे सिर्फ होगा या एक का होगा तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी, ये तो हमें करना ही नहीं है। 61 सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, भाई ये भी तो गलत है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यही हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जेंडर रूढ़िवादिता से तात्पर्य किसी महिला या पुरुष की विशिष्ट विशेषताओं या भूमिकाओं का वर्णन, दायित्व नहीं, निर्वहन में भेदभाव नहीं है। यह जो तीनों विकल्प हैं गलत हैं, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। 62 सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा भाई? 62 तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो है ऑप्शन नंबर साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितने भी पुराने हो, और स्रोतों के ट्राई एग्लुएशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 63 तो कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को निम्न माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब क्या क्या माध्यम है इन्हें हम पहले देख लेते हैं, तब उसके बाद हम इस पे राइट आंसर पे जाएंगे। तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों की चर्चा करके, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर चर्चा करके, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षाओं में चर्चा में शामिल करें। तो ये जो हमारे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 63 का 3 हो जाएगा। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि क्या प्रयास करेगा? तो 64 यहाँ पे बता रहा है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, सही बात है।
इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतर और बदलाव को खोजे, विचारों को अनुमोदित खोजे। और सी कह रहा है कि इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न और बदलाव को खोजे, संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, खोजे। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखिए। तो हमारा जो है ए और बी क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो 64 यहाँ पे जो है 65 का यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जीवन। तो जो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने AIR 1987, 80 और 1086 के बाद में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या की, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? 66। तो किसने किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत का वर्णन के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि विभिन्न भाषाओं, धर्म, खान पान के बावजूद भारत एकता है, समुदाय के एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता तथा बंधन आदि की एक कड़ी है। 67, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 67, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2। तो यदि राष्ट्रपति को विदित है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उन सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य वही होंगे जो अन्य निर्वाचित 543 सदस्य के हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 68। वर्ष 2006 में नेपाल सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया था। क्या हो गया था? तो ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लोकतंत्र। तो जून 2006 में नेपाली संसद में 200 वर्ष पुरानी राजशाही को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की और 2008 से वह निर्वाचित सरकार शासन कर रही है। नेपाल का आधिकारिक नाम संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का दिया गया है। 69, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? 69, तो कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट को ज्यादा खर्च करना या सैन्य बल पर न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। 69, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 69 का 4 हो जाएगा। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल, आवास, स्वच्छता और पोषण जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। वहां की सरकार के लिए स्वास्थ्य एवं प्राथमिक एजेंडा है और अर्थात कोस्टा रिका दृष्टिकोण से अभिप्राय है स्थायी सेना और रक्षा बजट को समाप्त करना है, जिसके अंतर्गत देश अपने नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर अधिक धन खर्च कर सके। 70, वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश डैश यौन उत्पीड़न में बचाने के लिए की गई। तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्यस्थलों पर। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देशन की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। तो भारतीय जो संसद है 2013 में इस निर्देश के स्थान पर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम निर्मित किया गया। 71, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। अब यहाँ पे भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। यानी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और ये बात जो है अनुच्छेद 155 में की गई है। इसके तहत अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति हर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तथा 5 वर्ष के कार्य करता है और अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का सार्वभौमिक प्रधान होता है, उसे
नाम मात्र का शासक कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में केंद्रित होती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा तथा संसद सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76(1) में की जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? 72 कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। तो जो नगर निगम काउंसिलर है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, इनका निर्वाचन नगर पालिका परिषद में एक विशिष्ट वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेखपाल या पटवारी या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी सभी एक ही पद हैं जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। 73 यहाँ पे देखेंगे, भारतीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1997 में दिए गए यहाँ पे जो है डीके बासु निर्देश क्या है? क्या है भाई? तो 73 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के 1997 में दिए गए डीके बासु निर्देश गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। 74 वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? 74 तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुसूचित जनजातियां। वन अधिकार अधिनियम 2006 को अनुसूचित जनजातियां अधिनियम, जनजातियां भूमि अधिनियम, आदिवासी अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह कानून अपने शीर्षक से अनुसूचित जनजातियां श्रेणियों के अधिकार को स्वीकार करता है और यह कानून जो है इन समुदायों की वन भूमि पर अधिकार की मान्यता देता है जिन वन भूमियों पर पीढ़ियां रहते आए हैं। 74 वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक से कौन सी श्रेणी, अच्छी हमने कर लिया। 75 द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीय स्रोत का क्या उदाहरण है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो प्रशासन द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है हमारे अतीत। इसके अन्य उदाहरण है पुस्तक सूची, जीवन संबंधी कार्य, डिक्शनरी पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस आदि। घटना के बाद पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लेख, साहित्य समीक्षा और समीक्षा लेख, इतिहास की पुस्तकें, टीकाएं और ग्रंथ, पाठ्य पुस्तकें, सूचकांक और साथ आदि। क्वेश्चन नंबर 76 नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं उन पे हमें विचार करना है। तो परीक्षाएं तंत्र की सुविधाएं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान के कक्षाओं में तनाव कम करेगा। तो 76 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों कथन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 77 सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 77 का सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वे सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का छात्रों में बोध कराना, जिनसे छात्र सभी तत्वों को क्रियाकलापों पर निरपेक्ष या सारगर्भित जानकारी दे सके। तो यहाँ पे जो 77 है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सभी तत्व जो समाज में निर्माण है और उनके बीच संबंधों को बोध कराना। 78 सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 78 तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं। 79 सामाजिक विज्ञान के कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि 79 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 ABC क्या क्या हो सकता है? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है। फिल्में ऐसी कहानियां, संवाद और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हम दूसरे को हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 80 कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है? 80 का हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे तो ABC हो जाएगा इसका भी। मानचित्र एक सामाजिक राजनीति निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र से ऊपर दर्शाया गया है और मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए भाई? 81 तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया गया है।
विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन जानबूझकर एवं संतोष शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। 82 इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो 82 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। तो किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, और एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुकूल करना चाहिए। 83 का हमें बताना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज से बोलना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, और कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 84 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। 84 तो सामाजिक विज्ञान यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये क्या हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को खोज बना देता है, और यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को किस प्रकार रूप से देखेगी। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील और समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले। तो यहाँ पे जो है 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 86 कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है। 86 तो यहाँ पे देखेंगे पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 86 का। तो यहाँ पे जो है पाठ्यचर्या के जेंडर संबंधित मुद्दे जोड़ना और विभिन्न स्रोतों पर शामिल करना, ये सभी यहाँ पे आएंगे। 87 विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए 87 तो यहाँ पे है यह समझने के लिए कि जो मुद्दे हैं उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। 88 निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो 88 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर, तो पारिता क्या है, बांग्ला अच्छी बोलती है और सुचिता हिंदी बोलती है। तो ये दोनों विकल्प एक दूसरे से समांतर रखते हैं। 89 एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण कर किए गए 2 राज्यों को इंगित करके करने को कहेंगे। तो 89 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण जीरो, लोअर सुबनसिरी जिला, बोमडिला, वेस्ट कामेंग जिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, चांगलांग जिला, तवांग बुद्धिस्ट स्थल तथा लिसांग कांगपोकपी को शामिल किया गया, जिसके लिए अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर मानचित्र पर विद्यार्थियों का भ्रमण करने को कहा जाएगा। अब यहाँ पे जो है आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो सामाजिक विज्ञान के समसामयिक समझ को अध्यापक को निम्नलिखित में से सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसे छोड़कर। किसको छोड़कर भाई, तो 90 का राइट आंसर हमें बताना है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिसके कि सभी बेहतर बन सके। सामाजिक विज्ञान के समसामयिक समझ प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करती है, जबकि प्रश्न में दिए गए विकल्प सामाजिक विज्ञान की ज्ञान समृद्ध समझ को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है केवल किसको छोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हमें बताना था। थोड़ा क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। थोड़ा भी ये क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे भी पहले मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।